1687, 8 महीने मुगल सेना गोलकोंडा किले के बाहर इतनी देर खड़ी रही। 8 महीने तोपों के, 8 महीने इंतजार के, 8 महीने वही उम्मीद करने के जो हर घेराबंदी देती है, प्यास। हर किला इसी तरह गिरता है, जब दीवारें नहीं, जब पानी खत्म हो जाता है। पर यहाँ एक राज है, गोलकोंडा प्यासा नहीं था और यही बात औरंगजेब को तोपों से ज्यादा उलझाती रही। ये किला अभी तक कैसे जीवित था, उसे समझने के लिए हमें शुरुआत में वापस जाना होगा। और शुरुआत बस एक चट्टान थी, एक क्रूर ग्रेनाइट पहाड़ी, 120 मीटर ऊंची। कोई नदी पास नहीं, आसान पहुंच नहीं, कोई आराम नहीं। अधिकांश शासक इसे तुरंत अस्वीकार कर देंगे, लेकिन शुरुआती बिल्डरों ने, पहले काकतियों ने, बाद में कुतुबशाहियों ने उस पहाड़ी को अलग तरह से देखा। वो ये नहीं सोचते थे हम इस पर कैसे निर्माण करें, वो सोचते थे हम इस पहाड़ी को हमारे लिए कैसे लड़ाएं। इस सवाल ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि ऊंचाई शक्ति है। उस पहाड़ी की चोटी से आप किलोमीटर दूर हलचल देख सकते हैं। नीचे से ऊपर की ओर हमला करने से ऊर्जा खत्म होती है। अगर प्रकृति आपको ऊंचाई देती है तो आप इसका उपयोग करते हैं। गोलकोंडा का पहला हथियार भूगोल था, लेकिन भूगोल अकेले तोप का सामना नहीं कर पाता है, तो उन्होंने ज्यामिति जोड़ी। अब कल्पना कीजिए कि आप मुख्य द्वार फतेह दरवाजा की ओर बढ़ रहे हैं। विशाल लकड़ी के दरवाजे लोहे की चादरों से ढके हुए। हाथी लाओ उस दौर के बुलडोजर, क्या वो दरवाजा तोड़ पाएंगे? लेकिन रुको, दरवाजे लोहे के कीलों से ढाके हैं, ऐसे ही नहीं, बिल्कुल हाथी के माथे की हाइट पर। वो सजावट नहीं है, वो प्रभाव गणना है। जब एक हाथी मारता है तो बल गेट तोड़ने के बजाय उसकी खोपड़ी से होकर गुजरता है। पीछे हटे और तोपे लाए, सीधा निशाना लगाना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ गलत लग रहा है। प्रवेश सीधा नहीं है, ये कोणीय है। प्रवेश एक जिगजैग गलियारे जैसा है। अगर आप सीधी गेंद सपाट दीवार पे फेंकते हैं तो वो पूरी ताकत से टकराती है, लेकिन अगर आप उसे एक कोण पे फेंकते हैं तो बल विभाजित होकर खिसक जाता है। यही तो करता है गोलकोंडा तोप के गोलों से। ये ताकत सोखता नहीं है, इसे मोड़ देता है। रास्ते भी इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपकी गति धीमी हो जाए। आप सीधी रेखा में नहीं चल सकते, आपको मुड़ना होगा, और हर मोड़ ऊपर के तीरंदाजों के सामने उजागर करता है। किला तुम्हें सिर्फ रोक नहीं रहा, थका रहा है। लेकिन फिर भी ये सबसे चौंकाने वाला हिस्सा नहीं है, क्योंकि गोलकोंडा सिर्फ तुम्हें देखता नहीं, वो सुनता है। नीचे दरवाजे पे खड़े हो जाओ, ताली बजाओ, बस एक बार। आवाज ऊपर चढ़ती है, कर्व्ड सीलिंग से टकराती है। ग्रेनाइट गलियारों के साथ बाला हिसार की ओर यात्रा करती है, लगभग 1 किलोमीटर दूर। आवाज पहचानने योग्य थी, जानबूझकर। ये किस्मत नहीं थी। ग्रेनाइट ध्वनि को कुशलता से प्रतिबिंबित करता है। घुमावदार सतहें तरंगों को फैलाने के बजाय केंद्रित करती हैं। एक गुंबद के अंदर फुसफुसाने की तरह सोचो, ध्वनि गायब होने की बजाय केंद्रित होती है। गेटवे एक ध्वनिक फनल जैसा आकार का था। 16वीं सदी का अलार्म सिस्टम, न तार, न घंटी, न बिजली। दुश्मन के प्रवेश करते ही एक ताली ही काफी थी। सोचो, एक हमलावर सैनिक, अभी तुम भीतरी महल तक पहुंचे भी नहीं हो, लेकिन राजा को पहले से ही पता है तुम वहीं हो। बस यही मनोवैज्ञानिक फायदा लड़ाइयां जिता देता है। लेकिन असली सवाल तो ये है, 8 महीने तक ये कैसे बचा? क्या ये किला खुद की रक्षा कर सकता है? यहीं पर इंजीनियरिंग जीनियस बन जाती है। देखो, गोलकोंडा के आसपास कोई नदी नहीं बहती, फिर पानी कहां से आया? जवाब आपके पैरों के नीचे छिपा है। किले के अंदर हर सतह थोड़ी ढलान वाली है, हर आंगन हल्का सा तिरछा। जब बारिश गिरती है वो बिखरते नहीं, बल्कि उसे अंडरग्राउंड चैनल्स में गाइड किया जाता है। पूरा किला एक बारिश के पानी को बचाने की मशीन है। पानी पत्थर के नीचे दबी हुई मिट्टी के पाइपों से बहता है, क्योंकि धातु जंग खा जाता है, पत्थर टूट जाता है, लेकिन पकी हुई मिट्टी स्थिर और ठंडी रहती है। पाइप बहुत कम ढलान पे बिछाए जाते हैं, 1 डिग्री ढलान भी पर्याप्त है। गुरुत्वाकर्षण पंपिंग करता है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। अलग अलग हाइट्स पर मल्टीपल रिजर्वॉयर मौजूद हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक टैंक है और वो खराब हो जाता है तो आप सब कुछ खो देते हैं, लेकिन अगर आपके पास अलग अलग ऊंचाइयों पर 5 आपस में जुड़े हुए टैंक हैं तो आपूर्ति जारी रहती है। आधुनिक आपदा प्रतिरोधी शहर वही तर्क का उपयोग करते हैं जो गोलकोंडा ने 400 साल पहले किया था। मुगल घेराबंदी के दौरान सेना ने निर्जलीकरण का इंतजार किया, लेकिन प्यास कभी नहीं आई। गोलकोंडा आसमान से पानी पी रहा था। औरंगजेब को नहीं पता चला ये कैसे हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए हैदराबाद की गर्मी 34 डिग्री सेल्सियस, बाहर सैनिक पसीने बहा रहे थे। गोलकोंडा के रॉयल क्वार्टर्स के अंदर ठंडा लगता है, थर्मल मास के कारण। मोटी ग्रेनाइट दीवारें दिन में धीरे धीरे गर्मी सोखती हैं, रात में धीरे धीरे रिलीज करती हैं। खुले आंगन दबाव का अंतर बनाते हैं, हवा को अंदर खींचते हैं। ऊंची छतें गर्म हवा को ऊपर उठने देती है, ठंडी हवा नीचे रहती है, वो इसे आसान बनाते हैं। ये एक विशाल पत्थर के रेफ्रिजरेटर के अंदर रहने जैसा है, अशर जो भौतिकी द्वारा संचालित है। कोई मशीन नहीं, बस सामग्री विज्ञान। गढ़ों को देखो, देखो ये समतल नहीं है, ये अर्धवृत्ताकार है। इससे क्या फर्क पड़ता है? एक सपाट प्लेट पे पत्थर फेंकने की कल्पना कीजिए। ये हिट करता है और रुक जाता है। अब इसे एक घुमावदार सतह पे फेंको, ये फिसल जाता है। ये तोप के गोले भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। सपाट दीवारें प्रभाव को सोख लेती हैं, घुमावदार दीवारें उसे मोड़ देती हैं। ये गोलकोंडा मोटा नहीं था, जियोमेट्री उसकी रीढ़ की हड्डी थी।
फिर भी 8 महीनों के बाद दीवारें खड़ी रहीं, पानी बहता रहा, अलार्म सिस्टम ने काम किया, वेंटिलेशन ठंडा करता रहा, गढ़ों ने बचाव किया। सिस्टम ने तो अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट पास कर लिया था, तो फिर गिरा कैसे? इंजीनियरिंग फेल होने से नहीं, अंदर से किसी ने गेट खोल दिया। धोखे ने उसका अंत कर दिया जो तोप खाने नहीं कर पाया। और यही इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़ा सम्मान हो सकता है। तो आज जब लोग गोलकोंडा किले से गुजरते हैं, उन्हें खंडहर दिखते हैं, टूटी हुई दीवारें, खामोश आंगन, लेकिन इंजीनियरों को कुछ और दिखता है। गोलकोंडा कोई किला नहीं था, ये पत्थर में खुदी हुई एक उत्तरजीविता एल्गोरिदम थी। क्योंकि जब इंजीनियरिंग सही ढंग से होती है तो साम्राज्यों के भी विकल्प खत्म हो जाते हैं। अगर इससे आपका इतिहास देखने का नजरिया बदला, बताओ हम आगे कौन सी संरचना डिकोड करेंगे?